हम्म जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक फेडरल स्ट्रक्चर की इमेज आती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुली डिजाइन की गई मशीनरी की तरह। एग्जैक्टली मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर का बिल्कुल क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करते हैं। सही बात है। अपनी अपनी बाउंड्रीज डिफाइंड है। राइट। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरे मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर एक हिडन मास्टर स्विच छिपा हुआ है। एक ऐसा स्विच जिससे फ्लिप करते ही ये जो पूरा का पूरा फेडरल ढांचा है वो रातों रात एक यूनिटरी या सिंगल पावर स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लिटरली रातों रात। मतलब स्टेट्स की सारी ऑटोनॉमी गायब और पूरा कंट्रोल सीधा सेंटर के हाथ में आ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, स्पेशली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हाँ, उनका क्या टेक था इस पर? जब वो इन प्रोविजंस को ड्राफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने खुद ये उम्मीद जताई थी कि ये क्लॉज हमेशा डेड लेटर ही रहेंगे। डेड लेटर मतलब बस किताबों में लिखे रहेंगे। एग्जैक्टली उनका मानना था कि ये ऐसे कानून हैं जो बस सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन रियलिटी में इनको कभी इस्तेमाल करने की नौबत शायद ही आएगी। हाँ, लेकिन अगर हम आजादी के बाद की पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाकर देखें तो रियलिटी तो बिल्कुल ऑपोजिट निकली है ना? बिल्कुल ऑपोजिट। इन पावर्स का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि इनका इतना एक्सटेंसिव मिसयूज हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी अपने सबसे डार्क फेज से गुजरी। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरेंगे। हम एनालाइज करेंगे पार्ट 18 को, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, यानी आर्टिकल 352, 356 और 360 की डिटेल्स। राइट। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ इन आर्टिकल्स के नंबर्स याद करना या लीगल जार्गन रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें इस मैकेनिज्म के कोर लॉजिक को समझना है। एग्जैक्टली हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर 44th अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह इन पावर्स के चारों तरफ एक अनब्रेकेबल शील्ड बनाई, ताकि इन्हें आगे कभी पॉलिटिकल वेपन्स की तरह यूज ना किया जा सके। हाँ, लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को समझने से पहले ना एक बहुत ही फंडामेंटल कह सकते हैं कि एक फिलोसॉफिकल डिलेमा पर बात करनी जरूरी है। किस डिलेमा की बात कर रहे हैं? मतलब क्या किसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उसी डेमोक्रेसी के बेसिक राइट्स को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देना जस्टिफाइड है? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? सोचकर देखिए, सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम एक्चुअली सिस्टम को ही टर्न ऑफ कर रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है। लगता तो है, लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली सोचें तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट तभी तक एग्जिस्ट कर सकता है जब तक वो सॉवरेन नेशन खुद एग्जिस्ट करता है। राइट। नेशन ही नहीं रहेगा तो राइट्स का क्या करेंगे? एग्जैक्टली अगर देश का बेसिक सर्वाइवल ही खतरे में है तो इंडिविजुअल राइट्स का वैसे भी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसीलिए इन प्रोविजंस को हमारे संविधान में एक नेसेसरी ईविल की तरह डिजाइन किया गया था। नेसेसरी ईविल बहुत सही टर्म है इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले उस अल्टीमेट थ्रेट को अनपैक करते हैं जो पूरे देश की फाउंडेशन को हिला सकता है। मतलब नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के अंडर आती है। राइट। ये वो इमरजेंसी है जो किसी एक स्टेट या शहर तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि इसका इम्पैक्ट लिटरली पूरे इंडिया पर पड़ता है। और इसे ट्रिगर करने के सिर्फ 3 स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। पहला है वॉर, मतलब जब हमारा किसी और देश के साथ ऑफिशियली युद्ध चल रहा हो। हाँ। दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी जब कोई फॉरेन पावर हम पर बिना फॉर्मली वॉर डिक्लेयर किए अटैक कर दे। ओके। और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, यानी जब देश के अंदर ही लोग हथियार उठाकर जिसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं वो कर दें। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा जो मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ी थी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिफ्ट आता है जो 1978 में हुआ था। हाँ, 44th अमेंडमेंट वाला शिफ्ट। एग्जैक्टली मतलब जब मैं इन प्रोविजंस की ड्राफ्टिंग हिस्ट्री पढ़ रहा था तो एक बहुत स्ट्राइकिंग डिटेल सामने आई। 1978 से पहले ये जो तीसरा ग्राउंड है ना, आर्म्ड रिबेलियन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बिल्कुल। उसकी जगह एक बहुत ही वेग, सब्जेक्टिव और गोलमोल सा फ्रेज लिखा हुआ था जिसे कहते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति। राइट। अब इस फ्रेज की एम्बिग्यूटी को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या है? ये तो कुछ भी हो सकता है ना। वही तो। मान लीजिए देश भर में फार्मर्स या रेलवे वर्कर्स एक पीसफुल नेशनल स्ट्राइक कॉल करते हैं, तो क्या एक नर्वस या इनसिक्योर गवर्नमेंट उसे इंटरनल डिस्टर्बेंस डिक्लेयर करके देश में इमरजेंसी लगा सकती है? एब्सोल्युटली लगा सकती हैं, और हिस्ट्री गवाह है
कि इस अम्बिग्विटी का पूरा फायदा उठाया गया। हाँ, इस सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी की वजह से एक मैसिव लूपहोल क्रिएट हुआ जहां पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का बहाना इजीली यूज किया जा सकता था। और इसी लूप होल को हमेशा के लिए बंद करने के लिए ही 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो इस अमेंडमेंट ने एग्जैक्टली क्या चेंज किया? इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस फ्रेज को पूरी तरह से डिलीट कर दिया और उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन इंसर्ट कर दिया। ओके, मतलब इसका लीगल इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि जब तक सिटीजन्स फिजिकली वेपन्स उठाकर स्टेट के खिलाफ वायलेंटली रिवोल्ट ना करें, तब तक लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी जनरल प्रॉब्लम को नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। ओह वाओ, तो ये सिर्फ एक सिंपल वोकैबुलरी चेंज नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से बचाने का एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल स्टेप था। लेकिन 44th अमेंडमेंट सिर्फ यही नहीं रुका है ना, उसने इस पूरे मैकेनिज्म को और भी टाइट किया है। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियर लॉन्च कोड की तरह है। अच्छा एनालॉजी है। कैसे? देखिए, 1978 से पहले ये सिस्टम ऐसा था जहां एक सिंगल इंडिविजुअल यानी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपनी वर्बल एडवाइस पर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने बोल सकता था। मतलब एक ही इंसान के हाथ में पूरा स्विच था, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन 1978 के बाद इस लॉन्च कोड को मल्टीपल चाबियों में डिवाइड कर दिया गया। पहली चाबी ये है कि अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने से काम नहीं चलेगा। तो अब क्या चाहिए? पूरी कैबिनेट की रिटन एडवाइस मैंडेटरी कर दी गई। मतलब रात के अंधेरे में बिना किसी पेपर ट्रेल के इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। बिल्कुल, कैबिनेट के सारे सीनियर मिनिस्टर्स को फॉर्मली ऑन पेपर इस डिसीजन को ओन करना होगा। ये तो बहुत बड़ा सेफगार्ड है। और दूसरी चाबी क्या है? दूसरी और शायद सबसे भारी चाबी है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के 1 महीने के अंदर। सिर्फ 1 महीने? हाँ, सिर्फ 1 महीने के अंदर इसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराना होता है, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से। ये स्पेशल मेजॉरिटी का मैथ्स थोड़ा समझा सकती हैं? आसान भाषा में इसका मतलब है कि आपको हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी भी चाहिए, और जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 सपोर्ट भी चाहिए। 2/3? बाप रे। मतलब एक पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतना सपोर्ट गैदर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अगर थ्रेट सच में जेन्युइन ना हो। राइट। इसका सीधा सा इम्प्लीकेशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी कंटिन्यू रखने के लिए ऑपोजिशन को कन्विंस करना ही पड़ेगा। और तीसरी चाबी ये है कि ये अप्रूवल इन्फिनिट टाइम के लिए नहीं होता। मतलब एक बार पास करा लिया तो ऐसा नहीं कि चलता ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, हर 6 महीने में गवर्नमेंट को वापस पार्लियामेंट आकर ये प्रूव करना पड़ेगा कि खतरा अभी भी है, और उसे स्पेशल मेजॉरिटी से फिर से रिन्यू कराना होगा। वाओ, तो ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर पर लेजिस्लेचर का कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रिक्ट चेक बना रहे। सही कहा। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि अगर आर्टिकल 352 ट्रिगर हो गया तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या होता है? इमरजेंसी का सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट तो वही होता है ना, जब स्टेट अचानक से ओमनीपोटेंट बन जाता है और सिटीजन्स पावरलेस। हाँ, लिटरली सारी आजादी खत्म। तो ये कैसे काम करता है? इसे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 डिफाइन करते हैं, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत लॉजिकल और फैसिनेटिंग है। ओके, तो पहले 358 की बात करते हैं। जैसे ही वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पर इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं चाहिए। ओके, और ये एक्टिवेट होकर करता क्या है? ये तुरंत आर्टिकल 19 के अंडर आने वाली हमारी 6 बेसिक फ्रीडम्स को सस्पेंड कर देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली वगैरह। इसका लॉजिक तो बहुत क्लियर लगता है। मतलब अगर हमारे बॉर्डर्स पर एक फॉरेन एनिमी अटैक कर रहा है तो गवर्नमेंट वॉर एफर्ट पर फोकस करेगी या किसी नागरिक को वॉर जोन में जाने से रोकने में टाइम वेस्ट करेगी। राइट, ऐसे वक्त में एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल तो चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या आर्म्ड रिबेलियन में भी ऐसा ही होता है? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन यानी इंटरनल थ्रेट के बेसिस पर लगी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता। ओह, मतलब देश के अंदर की अनरेस्ट के लिए सिटीजन्स की आम आजादी डायरेक्टली नहीं छीनी जा सकती। एग्जैक्टली। अब आते हैं आर्टिकल 359 पर, जो थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करता है। ये कैसे अलग है 358 से? 359 डायरेक्टली किसी राइट को कैंसिल नहीं करता, बल्कि ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट में इन्फोर्स कराने के राइट को सस्पेंड कर दे। वेट, इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब राइट्स हैं पर टेक्निकली अगर स्टेट उन्हें वायलेट करे तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। कोर्ट के दरवाजे आपके लिए टेम्पररी बंद हो जाते हैं। ये तो एक नाइटमेयर सिनारियो लग रहा है। मतलब स्टेट कुछ भी कर सकता है। लगता है, लेकिन यहीं पर एक बार फिर 44th अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दी। अच्छा, कौन सी लक्ष्मण रेखा? इसने कैटेगोरिकली ये डिक्लेयर कर दिया कि इमरजेंसी चाहे कितनी भी एक्सट्रीम क्यों ना हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कभी भी नहीं? मतलब आर्टिकल 20 और 21 हमेशा सेफ रहेंगे? बिल्कुल। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। इसका मतलब है कि स्टेट किसी भी इमरजेंसी का बहाना देकर आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल सकता या किसी की जान नहीं ले सकता। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारा लीगल सिस्टम डार्केस्ट टाइम्स में भी एक इंसान के लाइफ और बेसिक डिग्निटी की कोर वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। ये सुनकर तो काफी रिलीफ मिलता है। चलिए अब थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लेवल से नीचे आकर स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। जहां अक्सर वॉर्स नहीं होते बल्कि डर्टी पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होते हैं। बिल्कुल। और यही एंट्री होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा डिबेट किए गए प्रोविजन की, आर्टिकल 356, जिसे हम कॉमनली प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। राइट। तो आर्टिकल 356 का कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, यानी स्टेट गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से फंक्शन ना कर पाए, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट का कंट्रोल डायरेक्टली अपने हाथ में ले सकते हैं। ये प्रोविजन हवा में एग्जिस्ट नहीं करता है ना? मैंने पढ़ा था कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन आर्टिकल 355 और 365 से है। बिल्कुल सही पढ़ा था। आर्टिकल 355 सेंटर को ये फंडामेंटल ड्यूटी देता है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे और इंश्योर करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस पर चल रहे हैं। और आर्टिकल 365 वो सेंटर को एक टूल देता है। अगर कोई स्टेट सेंटर के किसी लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स को इग्नोर करता है तो सेंटर मान सकता है कि वहां की मशीनरी ब्रेकडाउन हो चुकी है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो आर्टिकल 356 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की तरह इन्वेंट किया गया था। हाँ, पर डेकेड्स तक इसका इस्तेमाल एक ब्रूटल पॉलिटिकल वेपन की तरह हुआ है ना? बिल्कुल। 1970s और 80s का वक्त याद कीजिए। सेंटर में जिस भी पार्टी के पास पावर होती थी, वो दूसरे स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारों को डिसमिस करने के लिए 356 को ब्लाइंडली इन्वोक करती थी। मैंने सुना है कि गवर्नर्स जो कि नॉन पार्टिसन होने चाहिए, वो सेंटर के एजेंट्स की तरह एक्ट करते थे। सही सुना है। अगर गवर्नर ने एक सब्जेक्टिव आधी अधूरी रिपोर्ट भेज दी कि स्टेट में सीएम के पास मेजॉरिटी नहीं है या लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो बस इंस्टेंटली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाता था। हाँ, फेडरलिज्म पूरी तरह से सेंटर की मर्जी पर डिपेंडेंट हो गया था। तो ये पॉलिटिकल मैसेकर रुका कैसे? आज हम इतनी आसानी से स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल लगते हुए क्यों नहीं देखते? इसका क्रेडिट किसी पॉलिटिशियन को नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क और अर्थ शैटरिंग जजमेंट को जाता है। एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। बम्बई जजमेंट, ये नाम तो बहुत सुना है। इसने ऐसा क्या किया था? इस केस ने आर्टिकल 356 के आसपास एक ऐसी स्ट्रिक्ट जुडिशियल बैरिकेडिंग कर दी जिसने एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्रेरी पावर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। ओह वाओ! तो सबसे पहला बड़ा शिफ्ट क्या था इस जजमेंट में? सबसे पहला था फ्लो टेस्ट का मैंडेट। मतलब बम्बई जजमेंट से पहले गवर्नर अपने राजभवन के बंद दरवाजों के अंदर एमएलएज का हेड काउंट करते थे और डिसाइड कर लेते थे कि सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं। अच्छा, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सीएम के मेजॉरिटी टेस्ट करने की सिर्फ एक ही जगह है, और वो है लेजिस्लेटिव असेंबली का फ्लोर। राजभवन में प्राइवेट कैलकुलेशंस नहीं चलेंगी। अगर चीफ मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर देता है तो सेंटर उस सरकार को टच भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और बम्बई जजमेंट ने एक और रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, वो था जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट प्रेसिडेंट के डिसीजन को चैलेंज कर सकती है। हाँ, पहले माना जाता था कि प्रेसिडेंट ने अगर रूल लगा दिया तो इट इज फाइनल, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये रूल किसी बैड फेथ से या इररेलेवेंट पॉलिटिकल रीजन से लगाया गया है तो कोर्ट उसे रिव्यू कर सकती है।
ये तो माइंड बॉगलिंग है, मतलब कोर्ट के पास इतनी बड़ी पावर आ गई। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि जब तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस 356 के इम्पोजिशन को अप्रूव नहीं कर देते, तब तक प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। सही कहा, वो असेंबली को ज्यादा से ज्यादा सस्पेंडेड एनिमेशन में यानी टेम्पररी होल्ड पर रख सकते हैं। अच्छा, इस सस्पेंडेड एनिमेशन का फायदा क्या है? इसका मैजिक ये है कि अगर कोर्ट रिव्यू में ये फाइंड आउट करती है कि सेंटर ने गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई थी और असेंबली अभी सिर्फ सस्पेंडेड थी, डिसॉल्व नहीं, तो कोर्ट उस सरकार को वापस ला सकती है। एग्जैक्टली कोर्ट एक्चुअली वक्त को पीछे घुमाकर डिसमिस की गई स्टेट गवर्नमेंट और सीएम को वापस पावर में रिस्टोर कर सकती है। वाह, मतलब वर्चुअली रिवाइंडिंग टाइम। जब गवर्नमेंट्स को यह समझ आ गया कि उनकी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को सुप्रीम कोर्ट लीगली रिवर्स कर सकती है, तो इसका कैजुअल मिसयूज वर्चुअली खत्म ही हो गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेफगार्ड साबित हुआ। चलिए अब इन पॉलिटिकल क्राइसिस से आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा खामोश लेकिन डेडली खतरा होता है जो किसी भी देश को तोड़ सकता है। आप इकोनॉमिक डिजास्टर की बात कर रहे हैं ना? राइट। और इस एक्सेप्शनल थ्रेट से डील करने के लिए संविधान में है आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं कि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में है, तो वो आर्टिकल 360 इन्वोक कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि इसकी जो इंस्पिरेशन है वो 1930s के अमेरिका से आई थी। बिल्कुल, ग्रेट डिप्रेशन के उस ब्लैक पीरियड में यूएस इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हो गई थी। हाँ, और उसे रिकवर करने के लिए रूजवेल्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नेशनल रिकवरी एक्ट के थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड पावर्स चाहिए थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस ग्लोबल हिस्ट्री से बहुत अवेयर थे। उन्हें पता था कि अगर भारत, जो ऑलरेडी एक न्यूली बॉर्न गरीब देश था, कभी ऐसी मैसिव इकोनॉमिक कैलामिटी हिट करता है, तो नॉर्मल पॉलिसी मेकिंग के स्लो प्रोसेस से देश नहीं बचेगा, फास्ट एक्शंस चाहिए होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इसका मैकेनिज्म नेशनल इमरजेंसी से पर्पसफुली थोड़ा अलग रखा गया है। कैसे अलग रखा गया है? इसे लगाने के 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है, पर आर्टिकल 352 की तरह यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है। सिंपल मेजॉरिटी क्यों? मतलब इतना बड़ा डिसीजन और इतनी आसानी से? लॉजिक बहुत प्रैक्टिकल है। इकोनॉमिक्स और मार्केट डायनामिक्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर अगर सरकार ऑपोजिशन के साथ 2/3 मेजॉरिटी पर नेगोशिएट करने में उलझ गए, तो तब तक करेंसी कोलैप्स हो सकती है। मेक सेंस? राइट। इसीलिए इसका प्रोसीजरल हर्डल काफी लो रखा गया है। और इसका एक और बहुत ही यूनिक और पावरफुल एस्पेक्ट है। वो क्या? आर्टिकल 352 और 356 में तो इमरजेंसी की एक टाइम लिमिट होती है, आपको बार बार पार्लियामेंट से रिन्यू कराना होता है। हाँ, हर 6 महीने में। लेकिन आर्टिकल 360 अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सीरियसली? मतलब वो इंडेफिनिटली चलता रहता है? हाँ, तब तक जब तक प्रेसिडेंट खुद एक सेपरेट ऑर्डर पास करके उसे रिवोक ना करें। ये तो लिटरली एक बुलेट ट्रेन के इमरजेंसी हैंड ब्रेक जैसा है। जब तक इंजन और सिस्टम पूरी तरह सेफ और रिपेयर नहीं हो जाता, हैंड ब्रेक परमानेंटली खिंचा रहेगा। बिल्कुल। और इस दौरान यूनियन गवर्नमेंट प्रैक्टिकली पूरे देश की इकोनॉमी को माइक्रो मैनेज कर सकती है। सेंटर स्टेट्स को बाइंडिंग ऑर्डर्स दे सकता है। और शायद स्टेट्स के बजट और मनी बिल्स भी सीधे प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। हाँ। लेकिन इस इमरजेंसी की जो असली रॉ पावर है वो दिखती है सैलरी कट्स में। अच्छा, किसकी सैलरी कट हो सकती है? आर्टिकल 360 सरकार को राइट देता है कि वो सेंटर और स्टेट्स के किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी इंस्टेंटली रिड्यूस कर सकती है। वेट, किसी भी एम्प्लॉय की? हाँ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की भी, जिनकी सैलरी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कभी उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं की जा सकती। ओह वाह, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी इवेपोरेट हो जाती है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना? लेकिन इतनी एब्सोल्यूट पावर होने के बावजूद हमारे लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात है कि आज़ादी के बाद से आज तक इंडिया में आर्टिकल 360 को एक बार भी इन्वोक नहीं किया गया। एक बार भी नहीं? 1991 के उस टेरिफाइंग इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान भी नहीं। नहीं, तब भी नहीं, जबकि उस वक्त देश डिफॉल्ट करने की एज पर था और हमारे पास इंपोर्ट्स कवर करने के लिए मुश्किल से 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। हाँ, मैंने पढ़ा है, हमें अपने रिजर्व्स बचाने के लिए अपना नेशनल गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में प्लेज करना पड़ा था। वो अल्टीमेट नाइटमेयर था। लेकिन तब भी उस वक्त की लीडरशिप ने टफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए, पर इस कॉन्स्टिट्यूशनल हैंडब्रेक को खींचने का पैनिक डिसीजन नहीं लिया। ये प्रूव करता है कि हमारा जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो इस प्रोविजन को जेन्युइनली एक एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट मानता है। बिल्कुल सही कहा। तो
अगर आज हम इन तीनों इमरजेंसी प्रोविजंस को, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल को एक फ्रेम में रखकर सिंथेसाइज करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स तब तक ऑपरेट नहीं कर सकते जब कोई एबनॉर्मल या एक्सट्रीम क्राइसिस आता है। राइट। देश के सर्वाइवल के लिए हमें टेम्पररी ही सही पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। लेकिन डेमोक्रेसी का असली टेस्ट इस बात में नहीं है कि इमरजेंसी पावर्स हैं या नहीं। असली टेस्ट इस बात में है कि क्या उन पावर्स को एब्सोल्यूट बनने से रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद है। एग्जैक्टली। 44th अमेंडमेंट की स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट, आर्टिकल 20 और 21 की इंडिस्ट्रक्टिबल शील्ड और मुंबई केस का स्ट्रिक्ट फ्लो टेस्ट, ये सब मिलके इंश्योर करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा इंटैक्ट रहे और हम देश को बचाने के चक्कर में अपनी डेमोक्रेसी को ही ना खत्म कर दें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समराइज किया आपने। जाने से पहले मैं इस डिस्कशन के बेसिस पर एक फाइनल थॉट छोड़ना चाहूंगा जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। वो क्या? इमरजेंसी प्रोविजंस का एसेंस यही है कि क्राइसिस आते ही हमारा जो फेडरल ढांचा है वो श्रिंक हो जाता है और पूरी पावर सेंटर की तरफ फ्लो करने लगती है। हाँ, ये तो फैक्ट है। तो अगर हम डीपली सोचें तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली ये अज्यूम करता है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट आएगा तो यूनिटी और सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअल स्टेट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ओह, ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भारत जैसी इतनी डाइवर्स डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये मानती है कि हमारी डाइवर्सिटी शांति के समय तो हमारी ताकत है, लेकिन जब बात एब्सोल्यूट सर्वाइवल की आती है तो संविधान एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड सिंगल कमांड पर ही रिलाई करता है। एक बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन है ये। क्या एक्सट्रीम डेंजर के वक्त डिसेंट्रलाइजेशन एक वल्नरेबिलिटी बन जाती है? इस पर डिबेट करना हमारे सिविक डिस्कोर्स के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी थॉट के साथ आज की हमारी इस सोर्स मटेरियल की गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। आगे खुद रिसर्च करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन विषय है। अगली बार जब हम डेमोक्रेसी या फेडरलिज्म वर्ड सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो हिडन मास्टर स्विच जरूर याद आएगा।